गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग साइंस ये जो कि 10th क्लास का है और इसके पहले आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जिसको हाई स्कूल साइंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से जो है 3 वीडियो जिसके पहले अपलोड की जा चुकी है और ये चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का, है ना। तो सबसे पहली हेडिंग बना दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि क्षार के, हिंदी में लिख लीजिएगा, क्षार के रासायनिक गुण, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षार के रासायनिक गुण, ये हिंदी में लिख लीजिएगा। अब देखिएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपने एसिड में देखा था कि एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। एक मिनट भाई, ताकि आपको साउंड अच्छे सुनाई। चलिए आइए यहाँ पर। तो जैसा कि आपने एसिड में देखा था, कि एसिड किससे रिएक्शन करता है। चलिए फिर देखिएगा, इसके पहले आपने देखा था जैसे एसिड जो होता है आपका वो मेटल से रिएक्शन करता है, यानी कि अम्ल आपका धातु से रिएक्शन करता है, और एसिड जो है आपका मेटल के ऑक्साइड से, यानी कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से रिएक्शन करता था। क्लास 3 वाले में आपने देखा था। इसी तरह एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करता है ना, मेटल के यानी कि धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यहाँ बेस के बारे में है। और जो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पहला सेम है, यानी कि जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन, ये भी रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद मेटल्स, हिंदी में लिख लीजिएगा, इसे लिखिए रिएक्शन विद मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि एसिड भी आपका मेटल से रिएक्शन करता है और बेस मींस क्षार भी आपका मेटल या धातु से अभिक्रिया करता है। तो हिंदी में लिख लीजिएगा धातु के साथ अभिक्रिया, हिंदी में लिख लीजिए धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। एक तो ये है ना। और सुनिए दूसरा नंबर, ये किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, यानी कि यहीं से दूसरा आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यहीं से, यानी कि जो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपका रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, है ना। यानी कि क्षार जो है मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। लेकिन थोड़ा आपको ये चीज मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है। आपका एसिड जो है मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा यहाँ समझिए, जब बेस की बात किया जाए तो बेस जो है मेटल के ऑक्साइड से नहीं, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन तो करता है, लेकिन वो मेटल होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। इस चीज को ध्यान देना, है ना। मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, या अधातु के ऑक्साइड से, यहाँ पर लिखिएगा अधात्विक, इसकी हिंदी होती है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। याद रखिएगा एसिड जो है मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, लेकिन बेस मेटल के ऑक्साइड से नहीं बल्कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, यानी कि मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता। यही दो है इसमें। अब इसे एग्जांपल देखा जाए तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, यानी कि एसिड जो है आपका मेटल के से रिएक्शन करेगा, अगर यानी कि सॉरी बेस की बात हो रही, इसका मतलब भाई स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं बेस है, हमारा बेस है, और बेस किससे रिएक्शन कर रहा है, मेटल से रिएक्शन कर रहा है। जो एक फॉर्मेट बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर मेटल होगा, हिंदी में इसको कहते हैं धातु, और बेस का मतलब होता है क्षार होता है। क्लियर। जब ये रिएक्शन करता है तो वहां पर गिव्स आउट में क्या देता है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सिंपल सा है
गिव्स आउट में एक तो चूंकि मेटल है ना, और ये बेस से रिएक्शन करेगा, तो बेस में भी कहीं ना कहीं OH माइनस जो रिलीज करता है वही होता है बेस। तो यहां से दिमाग लगाओ, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो है आपका क्या होती है, फ्री होती है, रिलीज होती है। इसके साथ में जो भी बनता है साल्ट बनता है, सेम आपका जैसा कि एसिड में, सेम एसिड में, एसिड भी आपका मेटल से रिएक्शन कर रहा था और इसके साथ में साल्ट बनाकर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा था। सेम यहाँ भी है, बेस जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो उसके साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। अब साल्ट मतलब कोई भी साल्ट हो सकता है, कॉमन साल्ट है, कोई भी साल्ट जिस तरह से आप मेटल ले लो, है ना। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमने मेटल ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई आप मेटल ले लीजिए, जिंक, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या मेटल ले लिया, एक जिंक ले लिया, Zn जिसका सिंबल होता है, ये आपका जिंक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में, अगर आप दिखाना चाहो तो S का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, और मेटल जनरली सॉलिड ही फॉर्म में होती है ना। ये बेस से रिएक्शन करेगा, तो बेस का मतलब आपको बताया गया था स्ट्रॉन्ग बेस और जो है वीक बेस, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा या जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से आपका एक चीज तो फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो आप बिना कुछ सोचे हुए हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए। हाइड्रोजन गैस को आपने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, क्लियर। अब देखिए जब हाइड्रोजन गैस को फ्री करने के लिए आपको किसकी नीड हुई कि यहाँ हाइड्रोजन गैस हमेशा डाई एटॉमिक एलिमेंट्स होता है, मतलब द्विपरमाणुक होता है, इसे हमेशा H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा अगर गैसेज फॉर्म में बताना है ना। तो H2 हो गया। अब यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए हमने H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगाया गया तो यहाँ पर देखिए Na आपका कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। चलिए एक तो आपका हाइड्रोजन गैस बन गया, दूसरा ये कह रहा है साल्ट बनता है। तो साल्ट कैसे बनेगा, आपको थोड़ा इस चीज को ध्यान देना, कौन सा साल्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा Na2, थोड़ा इस चीज को समझिएगा, थोड़ा नया साल्ट बनने वाला है Na2, और यहाँ पर है Zn, और यहाँ पर O बचा है 2 बार, तो Na2ZnO2, ये आपका साल्ट है। अब प्रश्न है ये कौन सा साल्ट, ये कौन सा साल्ट है ना। तो यहाँ समझिए Na ये प्लस होता है, सोडियम आयन होता है, और ये जो ZnO2 ये एक रेडिकल्स होता है, ये एक रेडिकल्स, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। रेडिकल्स मतलब मूलक, जैसे आपका CO3 माइनस माइनस आपका एक रेडिकल्स है मूलक, सेम ये भी कंबाइंड रेडिकल्स है। तो ZnO2 माइनस माइनस, और ये होता क्या है, तो इसको बोलते हैं जिंकेट बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, जिंकेट, है ना। यहाँ पर एक बैलेंसी, यहाँ पर 2 की बैलेंसी, और फार्मूला फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट के साथ में सेकंड की बैलेंसी और सेकंड के साथ में फर्स्ट की। 1 कभी लिखा नहीं जाता, चूंकि 1 तो ऑलरेडी 1 ही, मतलब ये खुद ही शो करता है Zn। यहाँ फार्मूला देखिए, Zn यहाँ फर्स्ट के साथ हमने सेकंड का लिया, तो वही फार्मूला बना Na2 और ZnO2, डन है ना। तो ये आपका साल्ट है, ये आपका साल्ट है, लेकिन कौन सा साल्ट है, तो ये आपका साल्ट है सोडियम जिंकेट। ये कौन सा साल्ट है, सोडियम जिंकेट नाम का साल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हुआ, क्लियर है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। एक साल्ट, ऐसा भी साल्ट होता है, साल्ट का मतलब सिंपल सा भाई, जिसमें ना तो H+ हो ना तो OH- हो, नॉर्मली से याद रखिए। बाकी अभी साल्ट में पूरा एकदम डिटेल से पोस्टमार्टम किया जाएगा, आते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रिमेंबर ये रखना है कि जब मेटल के साथ चाहे बेस मिलेगा चाहे एसिड मिलेगा, मेटल से चाहे बेस रिएक्शन कर रहा हो मतलब क्षार, चाहे एसिड मतलब अम्ल रिएक्शन करेगा, हर कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसके साथ में साल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है ना। तो ये चीज आपका हो गया। अब देखिएगा दूसरा देख लीजिए, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, यानी कि वो मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन होगा, लेकिन वो मेटल नहीं, एक्चुअल में नॉन मेटल है ना। और बर्जिलियस ने सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो मेटल में, धातु में, और एक नॉन मेटल में, मतलब अधातु में। तो ये मेटल का ऑक्साइड नहीं है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अब नॉन मेटल का ऑक्साइड का मतलब जैसे आपका समझिए, ये कार्बन है आपका,
मेटल नहीं, कार्बन है आपका नॉन मेटल, कार्बन अधातु, आपका कार्बन क्या है, अधातु है। इसके ऑक्साइड, तो इसका ऑक्साइड या तो CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या तो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन आपका नॉन मेटल है और ये इसका ऑक्साइड है, तो जब दोनों लोग मिल गए तो क्या बन गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये हो गया। इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, बेस करेगा, है ना, मतलब क्षार करेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी बेस आप ले सकते हैं, कोई भी बेस, ये डजेंट मैटर आप कौन सा बेस ले रहे हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस या जो है वीक बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिया गया है, चलिए इसमें एक वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार का एग्जांपल है ना। तो वीक बेस की बात करें तो देखिएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्शन करता है, हाँ एक चीज और है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, इसका जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ये देखा, इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ समझिए, देखिए जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, स्ट्रक्चर पहले बना दिया जाए, ये स्पेलिंग जो है आपका, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में जब बेस रिएक्शन करेगा तो उस सिचुएशन में, यानी उसके बाद में हर कंडीशन में वो क्या देगा, क्लियर। तो हर कंडीशन में याद रखिएगा, एक तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ में एक तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ में यहाँ पर वाटर बना ले, वाटर का मतलब जल, इतना का प्रोड्यूस, बस ये दो चीज आपको याद रखना है। बस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर वही CO3 कार्बोनेट वाले से निकलते हैं, है ना। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर ये चीज है, तो एक तो आपका साल्ट बनेगा और दूसरे नंबर क्या बनेगा, वाटर। तो सबसे पहले हम क्या बना दिया जाए, वाटर बना दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में देखो OH 2 बार है ना, OH कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि यहाँ OH, यहाँ OH इस तरह से, तो इसको ले लिया गया, देखिए। तो यहाँ पर वाटर आपका, यानी कि इसमें से वाटर निकल गया, ये चूने के पानी में से पानी निकल गया, यानी कि बचा क्या, H2O, ये तो वाटर एक कंडीशन पूरा हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कौन सा साल्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए Ca है और यहाँ पर क्या CO2 है, यहाँ से एक O बचा है, क्योंकि इस OH का होल ट्वाइस का मतलब OH, थोड़ा यहाँ लिख दिया जाए, OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, OH माइनस OH माइनस, 2 बार है ना। तो हमने इनको और इनको लेकर H2O बना दिया, यहाँ एक O आपका बचा है ना, और यहाँ पर CO2 है, तो ये CO2 और O मिलकर बन गया CO3 बन गया। तो यहाँ पर बन गया Ca और CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है, साल्ट है, साल्ट का एग्जांपल है ना। तो चलिए ऐसे लिख लीजिएगा, बस यही दो इसकी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक तो मेटल से रिएक्शन करता है और एक नॉन मेटल के ऑक्साइड से। मेटल से रिएक्शन करेगा हर कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के साथ साल्ट में, लेकिन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो हम साल्ट के साथ में केवल वाटर का फॉर्मेशन करेगा। चलिए इसे लिख लीजिएगा, या जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा सब लोग, एसिड्स और बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। लिखिएगा एसिड्स और बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। इस चीज को समझिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। हिंदी में लिख लीजिएगा, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार का, अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन में, अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन, या जलीय विलयन में अम्ल और क्षार मिलाना, जल में अम्ल का क्षार, कुछ भी आप कैसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिंपल सा है भाई, एसिड वाटर सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, या जो है हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O+ आयन देता है, क्लियर, H3O+ आयन देता है।
तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिखिए पानी की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिखेगा भाई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे लिख लीजिए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ सेम ऐसे लिख लो, डिक्टो है ना, ऐसे ये बनाओ और ऐसे लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस, यहाँ पर देखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि जल की उपस्थिति में, क्लियर है ना, जल की उपस्थिति में। अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट, एसिड गिव्स H प्लस आयन, H प्लस आयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन हुआ, H प्लस आयन का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन, H प्लस और H3O प्लस आयन, और H3O प्लस आयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में एसिड जो होता है वो क्या देता है, या तो H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है, लिख लीजिएगा, जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देता है, क्लियर, ये चीज होता है। लेकिन अगर बात किया जाए बेस की, तो देखिए बेस क्या देता है, ये देता है आपका OH माइनस, OH माइनस आयन का मतलब क्या हुआ, OH माइनस आयन का मतलब हुआ, चाहे आप इसको बोल दीजिए हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, या आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, ये चीज है। तो यहां से ये चीज निकला, एंड यहीं पर एंड करके लिख लीजिएगा। सेकंड, जो बेस होता है यानी कि क्षार, गिव्स OH माइनस आयन, हिंदी में लिख लीजिएगा, और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे है सेम डिक्टो ऐसे बना लीजिए, और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है, क्लियर है ना। चलिए इसे लिख लीजिए, देखिए एसिड, फिर यहाँ पर लिखिएगा एसिड देता है H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन, या H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम, है ना। तो यहाँ से निकला इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में जो एसिड अम्ल होता है H प्लस आयन देगा या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन देगा। इसी तरह जो बेस होगा वो OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन या जो है हाइड्रोक्सिल आयन, इसी को कहते हैं। तो बेस गिव्स, यहाँ गिव्स कर लीजिएगा, देता है, क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं ताकि हम आपको एग्जांपल दिखा सकें, इसे लिख लिया आप लोग, तो रब किया जाए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे, मतलब एसिड किस प्रकार H प्लस आयन दे रहा है और किस प्रकार H3O प्लस आयन दे रहा है। तो जैसे देखिए ये वाटर है आपका, समझिएगा यहाँ ये आपका क्या है, वाटर है, और वाटर में हमने मिला दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर में क्या मिलाया गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया, तो ये ब्रेक डाउन हुआ, है ना, और ये ब्रेक डाउन हुआ, एक तो बना H3O प्लस में ब्रेक डाउन हुआ, किसमें ब्रेक डाउन हुआ, H3O प्लस में, और इसके साथ में Cl माइनस में ये ब्रेक, यानी कि सबसे पहले इसने क्या दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया, क्लियर है ना, हाइड्रोनियम आयन दिया। अब देखिए इसका पार्ट यानी कि इसका H प्लस पार्ट, इसका जो है HCl का H प्लस पार्ट अभी जल में ही रह गया है ना, तो H प्लस पार्ट जब पुनः ये वाटर से रिएक्शन करेगा, क्लियर, पुनः ये वाटर से रिएक्शन करता है, तभी ये बनता है H3O प्लस। जैसे एक प्रश्न आता है ना कि ये तो ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये तो ब्रेक होता है पानी में, सुनेगा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, आप डायरेक्ट इसे क्यों लिख दिए, रीजन है, देखिए ये चीज हो गया। अब ये जो H प्लस था, ये जो H प्लस था, इन्होंने इनके साथ रिएक्शन कर लिया और ये बन गया H3O प्लस, यानी कि डायरेक्ट हुआ यहाँ पर, है ना, और ये Cl माइनस ऐसे लिख दिया गया। तो देखिए दोनों ये बन गया, ये H3O प्लस आया कहाँ से, तो सबसे पहले H प्लस और H2O, यानी कि H प्लस ने H2O से रिएक्शन किया और यहाँ से बना ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए इसको जो है आप एकदम सिंपली H प्लस
है ना, प्लस Cl माइनस, और अभी ये वाटर में समझ लीजिए ऐसे एज इट इज इसको रख लीजिए। अब ये H प्लस वाला पोर्शन H2O के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि यहाँ पर H प्लस और प्लस H2O से जब करेंगे तो यहाँ पर H3O प्लस बन जाएगा, है ना, H3O प्लस। तो इसी चीज को इन दोनों को डायरेक्ट लिख दिया गया, इन दोनों को यही चीज हो गया है H3O प्लस, है ना। तो ये हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोजन आयन, तो इस तरह से देता है। अब इसी तरह ये भी प्रश्न, अच्छा एसिड, ये एसिड का तो क्लियर है, बेस का भी देख लीजिए। तो बेस में जैसे मान लीजिए NaOH है, कोई आपका NaOH, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, और ये सॉलिड फॉर्म में, समझिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको वाटर में सॉल्यूट किया गया, वाटर में घोला गया, तो ये किस में ब्रेक होता है, OH माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेक होगा OH माइनस में, और इसके साथ में किस पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी Na प्लस के पार्ट में, और ये भी एक्वा सॉल्यूशन, ये भी जली विलयन रहेगा और ये भी जल में ही घुला रहेगा। देखिए यहाँ पर वाटर केवल इसको ब्रेक करने का काम करता है ना, वाटर के साथ इसका कोई पार्ट इससे जाकर रिएक्शन नहीं करता है, जैसा इसीलिए यहाँ पर वाटर को एक प्रकार से वाटर यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है, स्टिम्युलेंट का काम कर रहा है, अब क्रिया को संचालित करा रहा है। तो चलिए इसको ऐसे लिख लीजिएगा, है ना, ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये चीज आप लोग कंफ्यूज मत हो रही है, ये प्लस नहीं लिखना, नहीं तो सोच रहे माइनस प्लस कहाँ से आ गया, भाई इतना तो समझदार हो ही आप लोग, है ना, स्वतंत्र देश के नागरिक हो। चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग, इसके अगला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, सूचक, हिंदी में हेडिंग लिखिए सूचक, है ना, और इंग्लिश में लिखिएगा इंडिकेटर्स, इंडी स्पेलिंग गलत मत लिखिए, इंडिकेटर्स, और यहीं पर लिख लीजिएगा सूचक, है ना। चलिए ऐसे हेडिंग बना लीजिए, देखिए इंडिकेटर मत लिखिएगा, है ना, नहीं तो यार गलत, इंडिकेटर्स, इस चीज को याद रखिएगा, तो इसका मतलब होता है सूचक। अब ये होता क्या है, यानी कि जो एसिड या बेस के बारे में बताते हैं, जो अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं, यार सिंपल सा, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, क्लियर। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसके बारे में लिखना तो लिख लीजिए, जो अम्ल या क्षार के बारे में बताते, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, है ना, दैट टेल्स अबाउट एसिड और बेस और साल्ट भी कह सकते हैं, जो अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूचक है। तो ये देखिएगा, इनको ये जो है ओवरऑल इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवरऑल इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल, है ना, और एक जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल, जिसको आप बोलते हैं सिंथेटिक, है ना। हिंदी में लिख लीजिएगा प्राकृतिक, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा बनावटी, है ना, या जो है कृत्रिम, यहाँ कृत्रिम लिख लीजिए, या संश्लेषित, शुद्ध, वैसे सिंथेटिक का मतलब सही होता है, संश्लेषित भी होता है, लिख सकते हैं कृत्रिम लिख सकते हैं समझने के लिए। और यहाँ पर भाई क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, प्राकृतिक, इसकी हिंदी क्या होगी, प्राकृतिक होगी, है ना। तो इस चीज को ऐसे बना। अब यहाँ पर इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल का मतलब थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर बात कर दिया जाए, आपके एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नेचुरल का, बात कर दिया जाए टर्मरिक की, है ना, तो देखिए टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, हल्दीराम, है ना, टर्मरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी होता है। अब ये देखिए हल्दी क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम में पहुंचेगा, यानी जब हल्दी को एसिड के साथ आप एसिडिक मीडियम में रखिए, जब हल्दी को आप किस मीडियम में रखे हैं, एसिडिक मीडियम में, तो हल्दी जो एसिडिक मीडियम में, इसका पहले कलर रहता है येलो, है ना, तो एसिडिक मीडियम में ये रहता है, येलो ही रहता है, सुनिएगा ध्यान से, अभी सुनिएगा, है ना, येलो ही होता है। लेकिन जैसे आप इसको बेस मीडियम में रखोगे, यानी कि क्षारीय माध्यम में रखोगे, ये तुरंत कलर इसका हो जाएगा
रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? भूरे कलर, है ना, लेकिन रेडिश मूली के जैसा एकदम। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है भाई, आप इसको याद रखिए भूरे कलर का, है ना। अब मूली तो सफेद होती है ना, तो वहाँ तो अंतर ही है। रेडिश लाल वाला रेडिश है। हाँ क्लियर है ना। हाँ एक चीज आप यहाँ कर सकते हैं, लाल जैसा। क्लियर, लाल और भूरा को मिक्स कर दीजिए। क्लियर, आप ऐसे कर दीजिए, लाल और भूरा सही, ठीक है ना। तो ये चीज होता है आपका। लेकिन जब टर्मरिक एसिडिक मीडियम में रखा जाता है तो क्या होता है? एसिडिक मीडियम में इसमें कोई चेंज नहीं आता। एसिडिक मीडियम में ये येलो ही रहता है। और जब आप इसका जूस वगैरह बनाते हो तो वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे भाई वही टर्मरिक या टर्मरिक का जूस यार, टर्मरिक का जूस। हाँ बेटा बनता है ना। टर्मरिक यानी कि एक उसके रॉ स्टेज में, कच्चे स्टेज में, है ना, उसके रॉ स्टेज में रखो तो बन जाएगा। लिया, है ना। अब इसके बाद ये तो पहला हो गया नेचुरल, यानी इंडिकेटर्स में पहली चीज होगी आपकी टर्मरिक हो गई। अब देखिए दूसरा क्या होता है, पहले इसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, बन गया ना। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और दूसरा बताते हैं आपका लिटमस पेपर आता है ना। तो लिटमस पेपर यहाँ समझिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। लिटमस, तो लिटमस जब एसिडिक मीडियम में रहता है यानी कि अम्लीय माध्यम में होता है। लिटमस जो है एसिडिक मीडियम में क्या देता है? वो रेड देता है, यानी कि ब्लू लिटमस रहता है। वो कौन सा लिटमस रहता है? ब्लू लिटमस। क्लियर है ना। एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है। और इसी तरह अगर बात किया जाए रेड लिटमस, ये जो है बेसिक मीडियम में यानी कि अम्लीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ब्लू हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है। क्लियर है ना। ये आपका दूसरा हो जाता है। यहाँ से कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है आपका, ये लिटमस बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है ना। अब यहाँ बात करें अगर ये सिंथेटिक की बात करें, है ना, तो सिंथेटिक का मतलब क्या? संश्लेषित, कृत्रिम। इसका मतलब होता है कृत्रिम। जैसे इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें दो चीजें आती हैं सिंपल सा। एक होता है आपका मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज होता है ना। मेथिल ऑरेंज होता है, इसको हिंदी में भी ऐसे लिख दिया जाता है मेथिल ऑरेंज, है ना। अब ऐसे मेथिल संतरा नहीं होता है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज ही ऐसे लिख दिया। तो मेथिल ऑरेंज होता है। अब ये कैसे काम करता है? तो ये जो मेथिल ऑरेंज है ये एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है। ये क्या होता है? ये एसिडिक, यहीं पर लिख लीजिएगा, एसिडिक मीडियम में ये होता है, रेड हो जाता है ना। और इसी तरह अगर बात किया जाए बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में ये होता क्या है? तो येलो हो जाता है। क्षारीय माध्यम में क्या होता है? ये येलो हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखिएगा बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम, बेसिक मीडियम में ये मेथिल ऑरेंज क्या हो जाता है? येलो कलर। येलो का मतलब होता है पीला, है ना, येलो होता है। इसमें एक ये, अच्छा इसे लिख लीजिए, पहले इसे लिख लीजिएगा, फिर एक और बता देते हैं दूसरे। तो वैसे सर सिंपली किस कलर में रहता है? सिंपली मेथिल ऑरेंज जैसे आपका लिटमस पेपर होता है, इसका कुछ यहाँ तो फिक्स है। मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्या है भाई? सिंथेटिक सब्सटेंस है। कलर, तो वो कलर उसका कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल कलर नहीं होता है ना। जैसे इस तरह से यहाँ पर एक स्पेशल कलर है, इसलिए बाकायदा नाम लिख दिया गया कि ब्लू लिटमस को ये करते हैं, है ना। चलिए ठीक, इसे बनाइए पहले। जैसे अगर आपको मान लीजिए इसका कलर बताना हो तो यहाँ नाम से क्लियर है ना। मेथिल ऑरेंज ये होता है ऑरेंज कलर, तो सिंपल सा भाई ऑरेंज कलर है ना। ये एसिडिक मीडियम में रेड देता है और जो है बेसिक मीडियम में क्या देता है? येलो देता है। अब एक और लिख लीजिएगा, यहीं पर बता दिया जाए ताकि एकदम से क्लियर हो जाए, है ना, इसको हटा दिया जाए। अब दूसरा जो संश्लेषित में आता है वो होता है आपका फिनोल्फ्थेलीन आता है। वो क्या होता है? फिनोल्फ्थेलीन होता है, फिनोल्फ्थेलीन होता है ना।
अब ये देखिएगा ये क्या होता है, इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, फिनोल्फथेलीन, ऐसे लिख लीजिए, फिनोल्फथेलीन। अब ये फिनोल्फथेलीन जो है ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई खास कलर नहीं होता। एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और बात किया जाए बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में, तो ये जो बेसिक मीडियम में होता है ये पिंक कलर देता है। बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, ये पिंक कलर देता है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। बाकी दो तो हैं, अगर और बात किया जाए तो दो तरह के आपके इंडिकेटर्स और आ सकते हैं, है ना, दो तरह के सूचक और मिलते हैं, और उसका नाम क्या है देखिएगा, यानी कि तीसरे की बात कर देते हैं। वैसे मैन तो दो ही होते हैं, लेकिन तीसरा होता है, एक होता है ऑल फैक्ट्री, वो होता है ऑल फैक्ट्री, क्लियर। और जो चौथा होता है आपका वो होता है यूनिवर्सल, वो क्या होता है आपका, यूनिवर्सल होता है। इसे पहले लिख लीजिएगा फिर बताते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक है और कवर कर लिया जाए, वैसे क्लास का टाइमिंग हो चुका है। देखिएगा यहाँ पर एक आता है पीएच स्केल, इस चीज को समझिएगा सब लोग। ये पीएच स्केल जो होता है एक प्रकार का स्केल बताता है, स्केल ही होता है। जैसे हमारा एक स्केल रहता है नॉर्मल स्केल, पटरी जिसे बोलते हैं, है ना, वो रहता है। तो पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल होता है जिसमें क्या होता है, देखिएगा एक प्रकार का स्केल होता है जिसमें जो है 0 से लेकर 14 तक, जिसमें क्या होता है 0 से लेकर 14 तक नंबर आते हैं। यानी कि यहाँ जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, इधर 7 और 8, 9 और 10, 11, 12, 13 और 14, 0 से लेकर